नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के नए टॉपिक्स पर। लास्ट जो वीडियो हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री क्या है और कैसे कैसे हमने उसको पढ़ने का एक तरीका बताया था। तो मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट था उसका उसकी नेमिंग और डेफिनेशन थी कि उसकी जो नेमिंग है वो क्या है, कैसे उसका नाम पड़ा और क्या उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद हमने पढ़ाए थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, जो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जिसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं कि अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो नेमिंग में इसका जो नाम है वो कीमिया से पड़ा था, अल्कीमिया या कीमिया से पड़ा था, जिसका जो मतलब होता है वो ब्लैक कलर होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लैक कलर होता है, उसके बाद इसमें आता है एक अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट किसको कहते हैं? हु नोज द केमिस्ट्री, जो रसायन विज्ञान को जानता है उसको अल्केमिस्ट कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट देखे थे। जो हमने इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट देखे थे, आइए एक बार थोड़ा थोड़ा उनका रिवीजन कर लेते हैं। कि हमने देखे थे एंटोनियो लिवोसियर, जिसको आधुनिक रसायन का पिता कहा जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। चार्ल्स बॉयस देखे थे जिन्होंने गति सिद्धांत दिया था। डाल्टन देखे थे जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत। बर्जेलियस, इन्होंने एलिमेंट के नाम दिए थे। जे ब्लैक, जिसको बोला जाता है, उन्होंने CO2 की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने H2 की खोज की थी। जो सिले थे, इन्होंने O2 की खोज की थी, लेकिन जो पेटेंट था वो प्रिस्टले के नाम से था। मेंडलीफ की अगर बात करते हैं तो मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। उसके बाद जब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी की, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उसमें जब हमने बात स्टार्ट की थी तो हमने उससे बात स्टार्ट की थी कण से, मतलब पार्टिकल से। तो ये जो कण है ये पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए, पूरे संसार में फैले हुए हैं। ठीक है। इन्हीं कणों से मिलकर क्या बनते थे? परमाणु। और इन परमाणु से मिलकर बनते थे अणु। अब ये तो हुई एक नॉर्मल सी बात। अब मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ ताकि आप इसमें डिफरेंस हमेशा हमेशा याद रख सके और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो आप क्लियर कर सके। तो ये जो हम परमाणु की बात करते हैं, तो जो परमाणु होता है ये ग्रुप के फॉर्म में रहता है। किसकी फॉर्म में रहता है? ग्रुप, मतलब एक समूह बना के रहता है। और जो समूह है ये 2 तरीके से काम करते हैं। एक काम करते हैं विदाउट रिएक्शन और एक काम करते हैं विद रिएक्शन। अब विदाउट रिएक्शन और विद रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, जब हम विदाउट रिएक्शन की बात करते हैं, कि वो एटम, वो परमाणु जो रिएक्शन नहीं करते, जो अभिक्रिया नहीं करते, जिनके जो गुणधर्म हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एटम के। और जब हम विद रिएक्शन की बात करते हैं तो इनके जो गुण हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो परमाणु से अलग हो जाती है। तो इसका हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि जो हम बात करेंगे तो जो विदाउट रिएक्शन में आते हैं, इसमें हमारे आते हैं एलिमेंट। क्या आते हैं? एलिमेंट, जिनको हम तत्व बोलते हैं। और जब विद रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूल। क्या देखेंगे? मॉलिक्यूल, जिनको हम अणु कहते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। एलिमेंट में जो होता है इनको प्योर फॉर्म ऑफ एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ एटम, या शुद्ध रूप, परमाणु का शुद्ध रूप बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इनके गुण में परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? गुणों में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन नहीं होता। और इसके जो गुण हैं उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है, इसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो हमने परमाणु लिए वो हमने एक ग्रुप के रूप में उनको ले लिया। उसमें हमने देखा कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो रिएक्शन नहीं करते और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो रिएक्शन कर जाते हैं। जो रिएक्शन नहीं करते उनको एलिमेंट कहते हैं, जो रिएक्शन कर जाते हैं उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। जो शुद्ध रूप होता है इसका, उसको प्योर रूप होता है एटम का, उसको हम तत्व कहते हैं। और जो इनप्योर रूप होता है वो क्या कहलाएगा?
मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, हम ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं? हम ऐसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इस एटम की अगर प्रॉपर्टी की बात करनी है तो एटम इस तरीके से फैले हुए हैं कि हम उसकी प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं बता पाएंगे, इसीलिए हमने उसको एक समूह के रूप में लिया है। जब हमने उसको एक समूह के रूप में लिया है तो जब हम एक समूह की बात करते हैं, जब हम एक तत्व की बात करेंगे कि जो गुण तत्व के रहेंगे वही गुण आपके एटम के रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिया। इसमें अब क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट है इसमें संख्या नहीं होती। क्या नहीं होती? संख्या नहीं होती। अब संख्या नहीं होती का क्या मतलब होता है? अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हम हाइड्रोजन को कैसे डिनोट करते हैं? H से। हम बात करते हैं आयरन की तो आयरन को हम Fe से डिनोट करते हैं। क्लोरीन की बात करते हैं तो Cl से डिनोट करते हैं। लेकिन वही बात अगर हम मॉलिक्यूल की करते हैं तो इनमें संख्या प्रेजेंट होती है। क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जैसे हमने बात करी हाइड्रोजन H+H मतलब H2। हमने बात करी ऑक्सीजन O+O मतलब O2। अगर इसी O में अगर हम एक और ऑक्सीजन ऐड कर दे तो वो क्या बन जाएगा? O3। तो ये जो गुणों में परिवर्तन होता है वो यहीं से आप समझ लीजिए। अगर हम 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो O2 मतलब संख्या भी डिनोट हो रही है और ये एक ऑक्सीजन बन रही है। लेकिन अगर हम 3 ऑक्सीजन ले रहे हैं तो संख्या डिनोट हो रही है और ये ओजोन बन रही है जिसकी ऑक्सीजन की ओजोन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होगी कि हमने ऐसा क्यों किया। अब बात करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट है ये समान परमाणु के बने होते हैं। ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ देख चुके हो कि इसमें चाहे हाइड्रोजन का एक एटम हो, 2 3 जितने भी हो, लेकिन हाइड्रोजन है मतलब हाइड्रोजन ही है बस, और कुछ नहीं। अगर हाइड्रोजन के, हाँ, इसमें क्या बोलते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो सेम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है तो चाहे जितने भी हाइड्रोजन ले लो उसका परमाणु क्रमांक 1 ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे मॉलिक्यूल की। तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं होमो एटॉमिक और एक होते हैं हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक, होमो एटॉमिक वो होते हैं जो सेम परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे H+H H2, O+O O2, N+N N2। ठीक है, तो यहाँ से समझ गए होंगे जो सेम एक जैसे परमाणु से मिलकर बने हैं वो होमो एटॉमिक। और हिट्रो का मतलब होता है जो भिन्न भिन्न, मतलब जैसे मान लो हमने एक हाइड्रोजन लिया, एक क्लोरीन लिया, तो क्या बना? HCl। एक हमने Na लिया, एक हमने Cl लिया, तो क्या बन गया? NaCl। ठीक है, इस तरीके से जो अलग अलग परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो हिट्रो, और जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बने होते हैं वो होमो एटॉमिक। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए डेफिनेशन तो जो ये पीपीटी आप लोगों के पास है इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि यहाँ ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की तो इसमें क्या होता है कि एक जैसे परमाणु से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि जब हम 2 या 2 से अधिक एक समान या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं का योग करते हैं या मिलकर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अणु कहलाते हैं। अगर एक जैसे परमाणु होंगे तो वो होमो एटॉमिक, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे वो आपके हेट्रो एटॉमिक। अब ये जो हेट्रो एटॉमिक होता है इसी को हम यौगिक बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम आगे इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अब देखिए, मैंने आपको ये डेफिनेशन क्यों बताई, मतलब आपको इस तरीके से क्यों पढ़ाया, ताकि अब आपको ये चीज़ें रटनी ना पड़े और आपको ऐसे ही क्लियर हो जाए। आपसे पूछा गया है कि तत्व मतलब एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अब ये देखिए, जो एलिमेंट है ये किससे बने हैं? एटम से बने हैं ना, मतलब परमाणु से बने हैं ना, तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? परमाणु ही होगी। दैट्स इट। तो आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो और भी पूछे गए हैं। इसमें जैसे आपका आता है कि तत्व का प्रयोग सबसे पहले, जो तत्व शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, तत्व शब्द। जो तत्व शब्द है वो सबसे पहले
कब यूज़ किया गया था? तो 1661 में यूज़ किया गया था। और किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आया था एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो तत्व है, तत्व की प्रयोगात्मक डेफिनेशन, कौन सी? प्रयोगात्मक परिभाषा किसने दी थी? तो जो आपके एंटोनियो लेवोसियर थे, उन्होंने ही दी थी, लेवोसियर। ठीक है, ये जो लेवोसियर जी हैं, इन्होंने ही आपकी तत्व की डेफिनेशन दी थी। और ये फ्रांसीसी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपके आए हुए हैं। और मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों को हर एक वो क्वेश्चन यहाँ पता हो, ताकि आपको इसके अलावा किसी और मतलब अलग कहीं जानने की ज़रूरत ना पड़े। और एग्जाम टाइम में अगर आप ये वीडियो भी देख के चले जाएं तो आपके लिए सफिशिएंट हो, आपकी नज़रों के सामने वो सारे क्वेश्चन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखिए अभी तक आपने पार्टिकल पढ़ा कि जो पार्टिकल है वो छोटे छोटे कणों से मतलब कण ही होते हैं वो। इसने जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने उसको 5 तत्वों से मिलकर बनाया था ब्रह्मांड को, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। फिर हमारे जो एटम थे, एटम क्या होते थे कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने थे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि जो परमाणु की परिभाषा है वो किसने दी थी? कनात ने दी थी। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आपको पता ही चल गया। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसको कहा जाता है? परमाणु को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है कि जो परमाणु है, जो एटम है, वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, या 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। अब ये जो 3 मूल कण है, ये आपके हैं क्या और आपको इसको कैसे याद रखना है? तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि आप मान लीजिए कि आपका ये कोई एटम है। ठीक है, ये आपका इसका न्यूक्लियस है। तो एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि पदार्थ या परमाणु का जो न्यूक्लियस मतलब जो सेंटर होता है, जो नाभिक होता है, उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, क्या प्रेजेंट होता है। तो उसमें आपका एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे आपका न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। और आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षा में, जो आउटर सेल होती है, उसमें घूमते रहते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपसे 2-3 तरीके से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करते हैं, कहाँ घूमते हैं? तो वो पदार्थ के परमाणु की बाहरी कक्षा में, आउटर सेल में घूमते रहते हैं। जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो वो कक्षा की सेंटर में या न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज में आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक गोल्डस्टीन, एक आपको रदरफोर्ड आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने मिलकर खोज की थी। पहले तो रदरफोर्ड ने ही खोजा था, फिर उसके बाद ये इनके साथ मिल गए थे, तो दोनों ने मिलकर खोज की थी। तो अगर एग्जाम में ये है तो ये आपका आंसर होगा, गोल्डस्टीन है तो ये आपका आंसर होगा। तो दोनों का आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनता है कि पदार्थ का या परमाणु का ऐसा कौन सा भाग है जिस पर कोई भी आवेश या कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता? तो वो आपका न्यूट्रॉन होता है। इसमें कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और इसकी खोज चैडविक ने की थी। तो आपको याद रखना है। उसके बाद हमने स्टार्ट करते, देखो मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक एक समान या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा मैंने जैसे आपको बताया कि एक होता है हेट्रो एटोमिक। ये जो हेट्रो एटोमिक है, वो होते हैं जो अलग अलग परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये आपका बन गया। इसी को हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। लेकिन ये एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये कि जो परमाणु होंगे एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। मेरा इसको यहाँ बताने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं जिस क्वेश्चन में। आप एक बात याद रखिएगा कि जितने भी आपके हेट्रो एटोमिक मतलब जितने भी आपके ये जो अणु होंगे, हेट्रो एटोमिक अणु जो होंगे, वो सारे आपके क्या होंगे? यौगिक होंगे। लेकिन क्या सारे
सारे ये आपके जितने भी हेटेरो वाले होंगे वो आपके यौगिक होंगे, ठीक है। लेकिन जो इसके अलावा होंगे, जो आपके होमो है, तो क्या वो भी आपके यौगिक होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ से एक डेफिनेशन निकल के आती है कि जितने भी यौगिक है वो आपके अणु होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन सारे मॉलिक्यूल या सारे अणु आपके यौगिक नहीं होंगे। इस चीज को याद रखिएगा कि जितने भी आपके यौगिक है वो सब आपके अणु होंगे, ठीक है, लेकिन जितने भी अणु है वो सब आपके यौगिक नहीं होंगे, ठीक है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि दो या दो से अधिक एक समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो वो आपके यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। यौगिक की डेफिनेशन आपकी हो गई। अब बात हम करते हैं पदार्थ की। किस चीज की बात करते हैं? पदार्थ की। तो पदार्थ आप किस तरीके से देखेंगे? तो पदार्थ देखिए इस तरीके से देखिए। पदार्थ देखने से पहले अगर आप एक चीज और देखेंगे तो उसमें आप एक चीज ये पाएंगे कि हम जो हमारा मिश्रण है और यौगिक है, कंपाउंड है, इसको भी हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, जो मतलब आपको पता होना चाहिए मेरी अकॉर्डिंग। तो देखिए आपने पढ़ा एटम। एटम हमने ग्रुप के अकॉर्डिंग दो उसमें डिवाइड किया था, विदाउट रिएक्शन और एक विद रिएक्शन। जो विदाउट रिएक्शन था उससे आपका बना था एलिमेंट, और जो विद रिएक्शन था उससे आपका बना था मॉलिक्यूल। अब अगर इन दोनों की बात की जाए कि अगर इन दोनों का कोई ग्रुप है तो वो भी दो तरीके से काम करता है। एक काम करता है विदाउट रिएक्शन, एक काम करता है विद रिएक्शन। तो जो विदाउट रिएक्शन काम करेगा वो आपका मिक्सचर बनाएगा। क्या बनाएगा? मिक्सचर। और जो विद रिएक्शन होगा वो आपका कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? कंपाउंड, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन दोनों की डिफरेंस की और डेफिनेशन की कि हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मिश्रण या मिक्सचर की, तो जो मिश्रण होता है, मिश्रण में कोई संख्या प्रेजेंट नहीं होती है। क्या नहीं होती? कोई संख्या प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने बोल दिया एक मिनट, आपने क्या बोल दिया कि पानी प्लस नमक का घोल है, ठीक है, आपने बोल दिया। लेकिन क्या बताओगे कि इसमें आपने पानी कितने बूंद लिया, नमक के कितने दाने लिए, कितनी संख्या में आपने पानी ये लिया? नहीं बता सकते, क्योंकि इसका रेशो होता है कि आपने 20% लिया, 30% लिया, इस तरीके से। तो इसमें संख्या नहीं होती। लेकिन जो हमारे कंपाउंड है इसमें संख्या होती है। कैसे? जैसे सपोज दैट कि आपने HNO3 लिया, तो इसमें H कितना है? 1 है। N कितना है? 1 है। और O कितने हैं? 3 है, ठीक है। सपोज आपने H2SO4 लिया, तो इसमें क्या है? H कितने हैं? 2 हैं। S कितना है? 1 है। O कितने हैं? 4 है। इस तरीके से। तो मिक्सचर में आप पानी का ऐसे नहीं बता सकते कि पानी 2 है, 3 है, 4 है। नमक नहीं बता सकते कि नमक कितना है, ठीक है। इस तरीके से इसमें केवल रेशो रहता है, इतने %, ठीक है। पानी नहीं होता इसका। दूसरी चीज, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्या नहीं होता? फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है। जैसे ये हमने फॉर्मूले की फॉर्म में डिफाइन किया है। पानी नमक हमने लिख दिया, लेकिन हमने HNO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमने इस तरीके से ये लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो अब बात करते हैं हम पदार्थ की। तो जब हम बात पदार्थ की करते हैं तो पदार्थ की बात इस तरीके से करेंगे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आप जानते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ को ही हम क्या क्या बोल सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप यही देख लीजिए, पदार्थ को हम द्रव्य भी बात बोलते हैं और इसको सब्सटेंस भी। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोल लीजिए, पदार्थ बोल दीजिए या मैटर बोल दीजिए, यही आपके चारों एक ही चीज के नाम है। ये होता क्या है? अब जिस चीज को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, जितने भी चीजों को आप देख सकते हो, तो वो आपकी क्या होगी? वो आपका पदार्थ होगा, मैटर होगा। दूसरी चीज जो एक डेफिनेशन होती है, जो नॉर्मली आपको पता होती है, तो वो क्या होता है? पदार्थ या मैटर वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। तो संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ होती हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं, या तो वो स्थान घेरी है, या उसमें भार है, या उसमें दोनों चीजें हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए, जैसे एग्जांपल आप देख भी रहे हो, कुर्सी, मेज, जानवर, पौधे, पानी, ठीक है, इस तरीके से। अब बात अगर हम करते हैं इसके वर्गीकरण की,
तो जब हम बात इसके वर्गीकरण की करते हैं तो इसका जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया गया है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। और जो रासायनिक अवस्था के आधार पर किया गया है, तो जो रासायनिक अवस्था के आधार पर किया है उसे 3 भागों में बांटा गया है। जैसे भौतिक अवस्था के आधार को 5 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉन्ड्स आइंस्टीन। ठीक है, ऐसे ही जो हमारी रासायनिक अवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, जो कि हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो बात करते हैं हम केवल अपने सॉलिड मतलब ठोस से। तो सब जानते हैं कि जो सॉलिड है, जो ठोस है, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, मतलब शेप और वॉल्यूम उसका निश्चित होता है। अब लेकिन आपको याद क्या करना है, आपको याद रखना है वो पॉइंट, वो शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि उनका जो घनत्व होता है किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, या किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम लगता है, किस में ज़्यादा लगता है। तो आपको ये याद रखना है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो भौतिक अवस्था है, जो ठोस है, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है और इसको क्रिस्टल जालक बोलते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है। बात अगर हम द्रव्य की करते हैं, मतलब लिक्विड की करते हैं, तो उसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। जैसे आप जानते हैं दूध, पानी, तेल, शराब, ये सब। अब ये जो लिक्विड है इसकी चीज ये है कि ना बीच में रहता है। गैस से कुछ चीज़ों में कम रहेगा, कुछ में ज़्यादा रहेगा, ठोस से कुछ चीज़ों में कम रहेगा, कुछ ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे कम या तो गैस का होगा या ठोस का होगा, कोई भी चीज़। जैसे अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो अगर ठोस के घनत्व को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है, और गैस के घनत्व की बात करें तो सबसे कम होगा। इंटरमोलिक्यूलर अंतः आणविक बल की अगर बात करते हैं तो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम गैस की ही बात कर रहे हैं, तो गैस में क्या होगा कि ना तो इसका आकार निश्चित होता, ना ही आयतन निश्चित होता। जैसे हाइड्रोजन के आप ही जानते हो कि गैस का कुछ नहीं है, छोटे से बर्तन में देखोगे उसमें भी गैस होगी, बड़े एक कमरे में देखोगे उसमें भी, और पूरे ब्रह्मांड में भी हमारी हवा है। ठीक है, गैस है। उसके बाद एक चीज़ जो इसमें आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आया था, ये सब ऑप्शन में थे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉन्ड्स आइंस्टीन, कंडेंसेट, कि इन सब में किस में पृष्ठ तल उपस्थित नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि गैसों में कोई पृष्ठ तल उपस्थित नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, या फिर आपकी समझ इतनी हो कि आप ये, क्योंकि चीज़ बड़ी नहीं है, जिसको थोड़ा सा भी अपना मतलब दिमाग लगाएगा एग्जाम में बैठ के तो वो ये बात समझ जाएगा कि उसमें नहीं होता। ठीक है, बात अब हम प्लाज्मा की करते हैं। तो जो प्लाज्मा है इसकी किस तरह की अत्यधिक आयनीकृत होती है। अत्यधिक आयनीकृत कैसे होगी कि जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ कैसे सबसे ज़्यादा आयनीकृत, मतलब आवेशित होगी, मतलब या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या उस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब या तो वो धनात्मक होगी या वो ऋणात्मक आयन बनाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये कंडीशन आपको कहाँ मिलेगी, तो ये कंडीशन आपको कहाँ मिलती है, स्टार में। स्टार मतलब तारों में। ठीक है, जो तारे होते हैं उनमें आपको ये कंडीशन मिलती है। उसके बाद ये जो है क्यों, क्योंकि वहाँ की जो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है तो गैसें वहाँ पे आयनीकृत रहती है। दूसरा, ये जो सूरज है, सूरज भी एक स्टार ही है, तो आप इसमें सन, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि जो सूर्य है, जो तारे हैं, वो कि मतलब उस पर कौन सी अवस्था उपस्थित होती है, वो किस अवस्था में रहता है, तो वो प्लाज्मा अवस्था में है, उसकी जो मतलब स्टेट है वो प्लाज्मा है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाता है कि प्लाज्मा की सबसे पहले पहचान किसने की थी। तो प्लाज्मा की सबसे जो पहले पहचान की गई थी वो विलियम्स क्रुक के द्वारा की गई थी, और उसने उसको उत्सर्जित पदार्थ कहा था। क्या कहा था, उत्सर्जित पदार्थ। और कब की थी, 1879 में। उसके बाद आए थे जे थॉमसन, जिन्होंने उसकी प्रकृति, उसकी नेचर की पहचान की थी कि कैसी इसकी नेचर है, और वो कब की थी, 1897 में। उसके बाद आया था कि जो प्लाज्मा शब्द ये किसने दिया था, ये इरविन लैंगमुडर ने दिया था, और कब दिया था, 1928 में दिया था। ये इसके एग्जाम्पल थे, आप देख लीजिएगा। जो फाइनल हमारा जो लास्ट है उसमें क्या है कि जो बॉन्ड्स आइंस्टीन कंडेंसेट है, जो हमारी 5th स्टेज है, ये क्या है, इसमें क्या है कि जो
हमारी गैस होती है ना जिसका घनत्व सबसे कम होता है, वो गैस है जिनका घनत्व सबसे कम होता है उनको बहुत ही कम टेम्परेचर, मतलब परम शून्य ताप, परम शून्य ताप का मतलब जानते होंगे कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ठंडा किया जाता है और वो जो हमें अवस्था प्राप्त होती है उसको बोर्न-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, BEC बोलते हैं उसको। और इस स्टेज को क्या बोला जाता है? सुपर कोल्ड। तो आपसे क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि सुपर कोल्ड क्या होता है। तो सुपर कोल्ड बोर्न-आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं। और ये जो अवस्था है ये कैसे प्राप्त की जाती है कि जिन गैसों का घनत्व सबसे कम होता है उन गैस के तापमान को परम शून्य ताप तक ठंडा करके ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, ये जो भविष्यवाणी की थी 2 साइंटिस्ट ने मिलके की थी, एक बॉस सत्येंद्र बोस है, एक बोर्न-आइंस्टीन है, उन दोनों ने मिलके की थी, इसी के नाम पे उनका ये नाम पड़ा है। और ये इन्होंने की थी क्वांटम योग के आधार पर। किसके आधार पर? क्वांटम योग के आधार पर। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।